हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में सेमी कंडक्टर का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आज हम लोग केवल पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पढ़ेंगे और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पढ़ने के लिए इसके पहले जो वीडियो था हमारा, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में 3 प्रकार जोड़ने का तरीका बताया था। एक बताया था उभयनिष्ठ आधार विन्यास, एक बताया था उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, एक बताया था उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तो इसकी क्रियाविधि समझने के लिए हम ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विन्यास के रूप में परिपथ बनाएंगे और उसकी क्रियाविधि को समझेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको हम पूरा पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर इसकी थ्योरी भी लिखवा देंगे। तो पहले इसको ट्रांजिस्टर क्या होता है ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो अर्धचालकों से बनी होती है और इसका उपयोग ट्रायड वाल्व के स्थान पर किया जाता है। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के लिए हम लोग परिपथ जो बनाएंगे उस परिपथ को आपको समझना है। और हम कौन सा परिपथ बनाएंगे, इसमें उभयनिष्ठ आधार परिपथ, यानी आधार को कॉमन किया जाएगा उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में। तो ये हम बना लेते हैं पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर कोई भी हो जिसमें से चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, इसके बाएं वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्सर्जक, इसको ई, ये वाला सिरा हम मान लेते हैं ई है। इसके बीच वाले भाग को कहा जाता है आधार यानी बेस। तो ये बेस वाला टर्मिनल हो गया। और ये इधर दाहिने वाला सिरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं संग्राहक यानी कलेक्टर सी। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ये बाएं वाला हिस्सा इसको हम लोग एमीटर कहते हैं। बेस जो होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर पतली परत को दो पी टाइप अर्धचालकों के बीच दबा कर रखी जाती है। तो ऐसी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से आवेश वाहक होंगे, होल्स। आवेश वाहक कौन से होंगे, सब होल्स होंगे। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होंगे उसमें सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें सब होंगे इलेक्ट्रॉन। आप इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। और यहां फिर होल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके साइज को भी बताया था। ये जो इमीटर होता है, उत्सर्जक होता है, इसको संग्राहक की अपेक्षा थोड़ा छोटा रखा जाता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसको हम लोग हाईली डोप्ड करते हैं, यानी हाईली डोप्ड इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है वो ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं और इसमें कम मात्रा में मिलाते हैं और इसको नॉर्मल रखा जाता है मिक्सिंग में। इस टाइप से इसकी प्रॉपर मिक्सिंग होती है, ये हम लोग जानते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हमेशा उत्सर्जक और आधार को किसमें जोड़ते हैं, अग्रभुनक में। अगर हम जोड़ेंगे तो पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव जोड़ दिया जाएगा। और इसको जोड़ना तो ये पी टाइप है, इसको जोड़ना उत्क्रमणक में, उत्क्रमणक में जोड़ना है तो संग्राहक को जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है उसको जोड़ेंगे नेगेटिव से और इसको जोड़ेंगे पॉजिटिव से। और इसको हम लोग बैटरी के वोल्टेज को थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है उत्क्रमणक जोड़ने के लिए। ठीक है, और ये हम कर देते हैं यहाँ पर पृथ्वी से कनेक्टेड, कॉमन पार्ट होता है उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया और ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। इस बैटरी का नाम लोग क्या दे देते हैं, VEB, और इसको नाम दे देते हैं VCB। यानी VEB का मतलब इमीटर और बेस के बीच लगी हुई बैटरी है। इसका ये कम पावर की होती है बैटरी, कम वोल्टेज की होती है। और ये जो ये बैटरी जो है उत्क्रमणक में लगाई गई है, उसमें हम इसको हाई वोल्टेज के लगाते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है।
अब देखिए इसकी ये तो इसकी इस प्रकार से संरचना हमने बना ली। उसके बाद अब इसको कार्यविधि की समझने के लिए अगर हम ये अगर सोच रहे हैं कि इसमें इधर हाई बैटरी क्यों लगाई है और इसको लो बैटरी लगाई क्यों है, तो इसका भी रीजन है कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हम इस ये वाला आग्र अभिनत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आग्र अभिनत में इसको लगाया, और ये लगाते हैं हम लोग उत्कर अभिनत में। ये सब कुछ हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अग्र अभिनत में उत्सर्जक और आधार को हमेशा अग्र अभिनत में और संग्राहक और आधार को हमेशा उत्कर अभिनत में लगाया जाता है। जब हम उत्कर अभिनत में लगाएंगे, आइए हम बता रहे थे कि इसको कम वोल्टेज को क्यों रखा जाता है, तो इसका रीजन ये है कि अगर हम इसको हाई वोल्टेज में रखेंगे, इसको उस उत्कर अभिनत में लगाए गए बैटरी को अगर हम हाई वोल्टेज में रखेंगे, तो हाई वोल्टेज होने के कारण ये जो होल्स होंगे ये सब बहुत तेजी से, क्योंकि हाई वोल्टेज में रखेंगे तो इसमें हमने कहा था एमीटर में बहुत हाईली डॉट किया जाता है, तो इसमें आवेश वाहक होंगे, ये बहुत ज्यादा होंगे, तो ये उत्तर अभिनत, ये अग्र अभिनत होने के कारण बहुत तेजी से संग्राहक की तरफ चलेंगे, तो बहुत तेजी से चलेंगे और उनकी संख्या भी ज्यादा है, तो हीट भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। हीट जब उत्पन्न होगी तो इसमें जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाएंगे, और टूटने से ये जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो नष्ट हो जाता है। इस कारण से इसको हम लो रखते हैं और इसको हाई रखा जाता है। तो हाई इसलिए रख देते हैं कि अब इसको अगर हाई रखेंगे तो केवल स्पीड इसी में बढ़ेगी, ठीक है ना, संग्राहक में स्पीड बढ़ेगी, यहां से स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो इस कारण से हम इसको रखते हैं उत्कर अभिनत में हाई वोल्टेज रखा जाता है, और जो अग्र अभिनत में लगाते हैं उसको कम पावर की बैटरी लगाई जाती है, कम वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो इसका परिपथ बना लेंगे हम लोग पहले, उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है ये, ठीक है ना, वर्किंग कैसी होगी इसकी। तो जैसे जब हम अग्र अभिनत में जब लगाते हैं तो अग्र अभिनत होने के कारण भाई बैटरी का प्लस सिरा से लगा हुआ तो होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण से प्रतिकर्षण में लगेगा, तो ये जितने भी होल्स होंगे सब आधार की ओर चलने लगेंगे। इस प्रकार से सब आधार की ओर चलने लगेंगे, क्योंकि ये कैसा है, प्लस सिरा होने के कारण, बैटरी का प्लस सिरा तो प्लस, होल्स पर प्लस चार्ज, रिपल्सन होगा, आधार की ओर चलेंगे। और इधर देखिए बैटरी का नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को होता है ऋण आवेश, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब उत्सर्जक की ओर चलने लगेंगे, ऐसे चलने लगेंगे। और एन टाइप की जो एन टाइप यानी जो एन टाइप के आधार कह सकते हैं, आधार में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब उत्सर्जक की ओर, और उत्सर्जक के होल्स वो आधार की ओर चलने लगते हैं। यानी इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इस तरफ आ जाते हैं, तो इधर तरफ चलेंगे, और इसके कुछ होल्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और उसको पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर होल्स तो आए, ये होल्स आ करके या आधार में आएंगे तो उसको पार करके इस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आधार चूंकि बहुत पतला है, चीज इसमें विशेषता और है कि आधार को बहुत पतला रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि जितने भी होल्स इस आधार पर चल रहे हैं उसको पार करके अधिकतर यानी ज्यादा से ज्यादा पार करके उस संग्राहक में पहुंच जाएं। लेकिन अब ये मान चलिए कि इसमें कितनी लगभग जो है 98% ये पार कर जाते हैं, संग्राहक में पहुंच जाते हैं, और केवल लगभग 2% 2 से 5% के आसपास ये केवल आधार पर जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे संयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कुछ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संयोग कर जाएंगे होल्स के साथ में, वो जब एक दूसरे भाई होल्स और इलेक्ट्रॉन जब मिले तो क्या करेंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। और जैसे ही उदासीन करते हैं भाई कुछ इलेक्ट्रॉन को पार करके यहाँ चले गए, और यहाँ लगा हुआ उत्कर अभिनत इस होल्स को चलने में मदद करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सिला है, इस पर प्लस चार्ज होता है,
सब होल्स जो है इस तरफ चलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं उत्तर अवनत की, अभी केवल अग्र अवनत को समझना है। अग्र अवनत में हमने रखा इसको, तो जितने होल्स थे मीटर में यानी उत्सर्जक में सब आधार को चलते हैं और आधार के इलेक्ट्रॉन चलते हैं सब उत्सर्जक की ओर। आधार बहुत पतला होने के कारण इसके यानी उत्सर्जक के अधिकतर होल्स यानी कोटर लगभग 98% आधार को पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं। केवल 2% लगभग 2% वो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं और उदासीन हो जाते हैं। तो जैसे ही संयोग करेंगे वैसे तुरंत इस पहली बैटरी से जो VEB हमने नाम दिया वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस आधार में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। उसी क्षण जिस समय ये होल्स और इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे उसी क्षण इस VEB बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके, जैसे एक होल से एक इलेक्ट्रॉन ने संयोग किया वो उदासीन हो गए, उदासीन होते ही एक इलेक्ट्रॉन इस VEB से निकल करके इस आधार में प्रवेश करेगा। तो जो नष्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन उसकी भरपाई हो गई और उसी क्षण जिस समय इसमें इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश करेगा उसी क्षण जो इलेक्ट्रॉन इसको पार करके इधर आ गए हैं वो इस टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वो बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं। तो ये क्रिया चलती है, इधर इलेक्ट्रॉन इस VEB से निकल करके आधार तक प्रवेश करेंगे, उसी क्षण इस उत्सर्जक वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करेंगे। तो एक देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन जाएगा, ऐसे यहाँ संयोग होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आधार में जाएगा, इस टर्मिनल से निकल करके बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉनों का एक फ्लो बना होगा ऐसे, और इलेक्ट्रॉन जब इस दिशा में चलते रहेंगे तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसमें कह सकते हैं कि उत्सर्जक आधार धारा, उत्सर्जक और आधार के आधार में एक क्षीण धारा, जो कि बहुत कम संयोग करते हैं, तो बहुत कम संयोग करते हैं, इस कारण से इसमें बहुत ही क्षीण धारा यानी बहुत कम धारा जो माइक्रो एम्पियर में होती है वो प्रवाहित होने लगती है। इसमें उत्सर्जक आधार परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर हो गया। यानी कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, लेकिन धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। धारा का जो फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा इसमें, इस दिशा में, जिसको हम नाम देते हैं आधार धारा IB, और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इसका नाम दे देते हैं हम लोग I, उत्सर्जक धारा। एक धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसमें इधर वाली कहानी हो गई अग्रभनत की। उत्क्रमणत में क्या होगा, जो होल्स आधार को पार करके संग्राहक पहुंच गए हैं, अब संग्राहक पहुंच गए तो उत्क्रमण होने के कारण जितने भी होल्स हैं वो सब इस टर्मिनल C की तरफ चलते हैं, जो सिरा C है वहां पर चलना शुरू है। सब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। जितने इसको कुछ इधर से होल्स आए थे वो, और जो पहले से उपस्थित थे वो सब इधर आधार इसके संग्राहक, जो संग्राहक का जो सिरा हुआ है C इस तरफ चलते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई होल्स इस सिरे पर पहुंचता है, ध्यान समझना, जैसे ही कोई होल्स इस सिरे पर पहुंचता है तुरंत इस बैटरी VCB के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आकर के उसको उदासीन कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो शुरू हो गए, जैसे जैसे होल्स यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पर पहुंच करके यहाँ पर उदासीन कर देगा। अब होल्स इधर निकल करके यहाँ कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना है, होल्स कभी भी तार में नहीं चलते, ठीक है ना। वो केवल सेमीकंडक्टर में ही चलेंगे, होल्स तार में चलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल करके आप, इलेक्ट्रॉन तो इस तार में फ्लो हो जाएंगे और सेमीकंडक्टर में फ्लो होंगे, ठीक है ना। यानी जो PNP ट्रांजिस्टर है उसमें फ्लो होंगे, लेकिन होल्स केवल PNP ट्रांजिस्टर में फ्लो होते हैं, जो तारों में कभी भी होल्स का प्रवाह नहीं होता है, इसी का ध्यान रखना है। तो होल्स जो यहाँ पहुंचता है उसको होल्स यहाँ निकल के बैटरी प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि जैसे होल्स इस सिरे में पहुंचता है इस बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल कर उसको उदासीन कर देता है, ठीक है। उदासीन हो गए यहाँ का होल्स, और उसी क्षण
जिस समय ये उदासीन करता है उसी क्षण इस उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रॉन फिर इस ई वाले सिरे से, जो उत्सर्जक का जो सिरा होता है, टर्मिनल है, वहां से निकल करके फिर बैटरी के वी बीम प्रवेश करेगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाएगा और जो होल्स उत्पन्न हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हो, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, एक होल्स उत्पन्न हुआ, तो होल्स को अगर अपने कारण तो वो तो आधार चलना शुरू कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर आ जाएगा और इसमें प्रवेश करेगा इस बैटरी के वीबी के धन सिरे में। तो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ऋण सिरे से निकल करके जैसे संग्राहक में प्रवेश करता है, प्रवेश का मतलब यहाँ पर उपस्थित जो होल्स को उदासीन करता है, उसी क्षण यहाँ का सहसंयोजक बंध, कहाँ का, उत्सर्जक सहसंयोजक टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन तो इस टर्मिनल ई के सिरे, टर्मिनल ई द्वारा इस बैटरी वीईबी के धन सिरे प्रवेश करेगा और होल्स जो है वो आधार तक चलना शुरू कर देगा। जो होल्स जो यहाँ पर नष्ट हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसमें इस तरीके से हो जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के इसमें और यहाँ से होकर के इसमें, ये क्रिया चलती रहती है इलेक्ट्रॉनों की। तो इसमें कह सकते हैं कि उत्सर्जक संग्राहक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग इसको कहते हैं संग्राहक धारा आईसी। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के इसमें प्रवेश करेंगे तो धारा का प्रवाह में से विपरीत दिशा मानेंगे तो इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से ऐसे होगा, इसमें इधर से ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, ये क्रिया होती रहती है। और इसमें जो टर्मिनल ई से जो बहने हुए धारा उसको हम लोग उत्सर्जक धारा, आधार के टर्मिनल से बहने हुए धारा को हम लोग आधार धारा, और जो संग्राहक वाले सिरे यानी टर्मिनल सी से बहने हुए धारा को हम लोग संग्राहक धारा कहते हैं। आधार धारा उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी और संग्राहक धारा आईसी, ये प्रवाहित होने लगती है। समझ में आ गया। ये इसकी कहानी एक बार फिर हम बता देते हैं। जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्रिया विधि जब पढ़ेंगे तो उसमें हम एक परिपथ बनाएंगे जिसको हम लोग उभयनिष्ठ आधार परिपथ से जोड़ेंगे इस ट्रांजिस्टर को। और जब हम जोड़ते हैं तो जब हम उत्सर्जक और आधार को अग्र अभिनत पे लगाएंगे, अग्र अभिनत होने के कारण इसके जो होल्स होते हैं आधार के और ये उत्सर्जक के, वो सब आधार को चलते हैं और आधार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब उत्सर्जक की तरफ चलते हैं। आधार बहुत पतला होने के कारण लगभग 98% इसको पार करके संग्राहक पहुंच जाते हैं। लगभग 2% आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। जैसे ही कोई होल्स इलेक्ट्रॉन संयोग करता है तुरंत एक बैटरी वीबी से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आधार में प्रवेश करता है। उसी क्षण उत्सर्जक के टर्मिनल ई से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के वीबी के धन से प्रवेश करता है। इस प्रकार से उत्सर्जक आधार परिपथ में एक धारा क्षीण धारा प्रवाहित होती है। क्षीण धारा इसलिए बहुत कम संयोग करते हैं, बाकी सब तो पार करके उधर चले जाते हैं। ठीक है ना। बहुत क्षीण धारा प्रवाहित होती है। अब जब जो होल्स इसमें संग्राहक में आ गए हैं इस आधार को पार करके, उत्तरा उन्नत के कारण वो सब टर्मिनल सी की ओर चलते हैं। जैसे ही कोई होल्स टर्मिनल सी पर पहुंचता है, बैटरी वीसीबी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आ करके उसको उदासीन कर देता है होल्स को। उसी क्षण उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है जिसमें उत्पन्न इलेक्ट्रॉन वो टर्मिनल ई के द्वारा निकल करके बैटरी के वीईबी के धन सिरे में प्रवेश करता है और होल्स जो उत्पन्न होता है वो आधार को चलने लगता है। इस प्रकार से उत्सर्जक संग्राहक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसकी क्रिया होती है। और ये जो उत्सर्जक से निकल प्रवाहित होने धारा को आई कहते हैं। उत्सर्जक धारा, आधार से बहने धारा को हम लोग आधार धारा कहेंगे, आईवी से प्रदर्शित करते हैं। और संग्राहक से निकलने वाली धारा को हम लोग कहते हैं आईई यानी संग्राहक धारा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी कार्य विधि है।
क्लियर हो गया? इसको परिपथ बना लीजिए। भाषा भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अगर इसकी भाषा हम लिखवा देंगे, ठीक है? तो बना लें, उसके बाद इसकी भाषा भी लिखवा देते हैं। तो इसकी भाषा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ये भाषा अपने मन से भी बनाई जा सकती है, अपने मन से बनाई गई भाषा ज़्यादा आसान होगी। हमने प्रयास किया इसको सरल भाषा में लिखने के लिए। तो इसका चित्र जो हमने इधर बना दिया है, तो इसकी क्रिया विधेय समझ, उत्सर्जक आधार संधि, यानी उत्सर्जक आधार जो संधि है, यहाँ संधि बनी हुई है, इसी आधार संधि अगर अवगत होने के कारण कोटर आधार की ओर तथा आधार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक की ओर चलने लगते हैं। आधार बहुत पतला होने के कारण इसमें प्रवेश करने वाले अधिकतर इलेक्ट्रोटर लगभग 98% पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं, जबकि बहुत कम लगभग 2% आधार उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम संयोग करेंगे, बाकी तो पार करके संग्राहक पहुंच जाते हैं। जैसे ही आधार में इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग करता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी VeB, यह बैटरी है, के ऋण सिरे से निकल करके आधार में प्रवेश करता है। ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन टर्मिनल के उत्सर्जक के टर्मिनल E से निकल करके बैटरी के VeB के धन सिरे पर पहुंचता है। इससे उत्सर्जक में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आधार से इस तरफ आ रहे थे, वो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तो उसको पहुंच करके जब इधर पहुंचेगा तो उसको पार करके यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक कोटर। कोटर उत्पन्न, कोटर क्या होता है? एक वैकेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन से हटने से उत्पन्न होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कोटर उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन चल करके इस बैटरी में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ पर जो होल्स और कोटर जो नष्ट हुए थे या उदासीन हुए थे, वो बन जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन जो नष्ट हुआ वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जो कोटर जो नष्ट हुआ था, वो कोटर यहाँ से उत्पन्न होकर के आधार तक चलने लगा फिर, ठीक है ना? तो ये क्रिया होती है जिसके कारण इसमें एक आधार उत्सर्जक, जो उत्सर्जक आधार परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, तो ये पहुंच जाता है, जिससे उत्सर्जक में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्सर्जक आधार परिपथ में एक क्षीण धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये यहाँ तक की कहानी हो गई, ठीक है ना? उसके बाद आप जरा इसके आगे वाली कहानी लिखनी है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे लिखते हैं। तो जो कोटर आधार को पार करके संग्राहक पहुंच जाते हैं, उसके लिए देखिए कौन सी क्रिया होती है। तो जो कोटर संग्राहक प्रवेश करते हैं, उत्क्रम अवनत के कारण चल करके टर्मिनल C पर पहुंच जाते हैं। उत्क्रम अवनत के कारण ये चलने में सहायक है कोटरों के। उत्क्रम अवनत प्लस आवेश होने के कारण ये माइनस सिरा है, तो आकर्षण कारण ये सब टर्मिनल C तरफ आ जाएंगे। जैसे ही कोई कोटर टर्मिनल C पर पहुंचता है, बैटरी VCB के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आकर के उदासीन कर देता है, ठीक है ना? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ उदासीन कर देगा। ठीक इसी क्षण उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बल टूटता है। इससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन टर्मिनल E के द्वारा यहाँ पर सहसंयोजक बल टूट देगा, और वहां से उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टर्मिनल C से निकल करके इस बैटरी VeB के धन सिरे में प्रवेश करता है तथा कोटर आधार को चलने लगता है। कोटर उत्पन्न होगा, आधार चलने लगता है। इस प्रकार उत्सर्जक संग्राहक परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। उसके बाद धारा प्रवाहित हो रही तीनों टर्मिनल से, E से, B से और C से। इनके नाम भी है, यह याद रखना है कि जो टर्मिनल C से बहने वाली धारा है उसको हम लोग उत्सर्जक धारा यानी I से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनल B से बहने वाली धारा को हम लोग कहते हैं आधार धारा, IB से लिखते हैं। और तथा टर्मिनल C से बहने वाली धारा को IC यानी संग्राहक धारा IC कहते हैं, ठीक है ना? तो ये तो इसके नाम हो गए। क्लियर हो गया? अब इसकी भाषा आप अपने मन से बना सकते हैं अगर इसको समझ में गए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक दो बार इसको हाई स्पीड बढ़ा करके आप देख करके वीडियो भाषा भी अपने मन से लिखने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया असर आएगा। उसके बाद अब देखिए इसमें जो धारा, देखिए ये जो धारा संधि की ओर जा रही है, यानी संधि अगर बना लें हम, यहाँ पर देखो ये संधि बना ली हमने। संधि की ओर जाने वाली धारा कौन सी है? IE। ये भाई धारा संधि की ओर जा रही है।
ये IB ये संधि से बाहर निकल रही है, ये हमारी धारा कौन सी हो जाएगी IB, और ये भी संधि से बाहर निकल रही है IC। देखिए संधि से निकलने वाली दो धाराएं हो गई IB और IC, और संधि की ओर आने वाली धारा हमारी है केवल IE। तो अगर इस संधि पर किरचॉफ का नियम अगर लगाएं, संधि वाला किरचॉफ के दो नियम पढ़े हैं, किरचॉफ के नियम से संधि का नियम लगाना है, वोल्टेज वाला नहीं लगाना। तो संधि वाला जो नियम क्या कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो संधि की ओर आने वाली धारा कौन सी हो जाएगी IE, और संधि से बाहर जाने धारा कौन सी हो जाएगी IB और IC, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार से IE बराबर IB प्लस IC ये संबंध होता है तीनों धाराओं के बीच में। ये याद रखना है, चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, दोनों ट्रांजिस्टरों में ये संबंध ही होता है। IE का जो मान होता है वो IB प्लस IC के बराबर होता है। संधि से बाहर जाने धाराओं का योग और संधि की ओर जाने धाराओं का योग आपस में हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसकी कार्यविधि है। थ्योरेटिकल था, हम प्रयास हमने पूरा किया है आपको समझाने का, तो मैं समझता हूँ आपको समझ गया होगा इसकी वर्किंग, और इसकी भाषा भी आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, और चैनल में चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हो उससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।